Good morning, all of you. Today we want to start a next topic related with photosynthesis, and this topic is called non-cyclic photophosphorylation. लास्ट क्लास में अपन जो है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस किए थे. आज जो है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को अपन जो है डिस्कस करेंगे. और जैसे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को अपन देखे थे सिंपल वे में, उसी तरीके से नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को अपन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं. पहले से मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की थोड़ा इसलिए पहले से ड्रॉ हो गया कि थोड़ा सा टाइम बच जाए. ठीक है, तो आप जो है ध्यान देंगे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है और क्यों नॉन साइक्लिक बोल रहे हो, और इसमें कैसे जो है इलेक्ट्रॉन जो है मूव हो रहा है और क्या क्या जो है चीजें डेवलप हो रहा है. और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोल रहे हो, और ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से कैसे जो है डिफरेंस है. तो लेट अस वी स्टार्ट इन सिंपल वे. वी फोकस ऑन द बोर्ड. ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. अपन जो है सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि सबसे पहले पिगमेंट सिस्टम सेकेंड जो है एक्शन लेता है. पिगमेंट सिस्टम सेकेंड जो है फंक्शन करता है. और एक क्वेश्चन यही से एक क्वेश्चन बनता है और काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नॉन साइक्लिक में तो अपन जो है कल लिख के दिए थे कि नॉन साइक्लिक में दोनों पिगमेंट सिस्टम जो है इन्वॉल्व होते हैं. पी फर्स्ट भी इन्वॉल्व होता है, पी सेकेंड भी इन्वॉल्व होता है. लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कौन सा पिगमेंट सिस्टम पहले काम करता है, तो अपन कल डिस्कस किए थे कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सबसे पहले कौन सा पिगमेंट सिस्टम काम करता है, तो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड काम करता है. ये यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे नॉन साइक्लिक में कौन सा पिगमेंट सिस्टम पहले वर्क करता है. तो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड पहले वर्क करता है. तो ये तो यहाँ से क्वेश्चन हो गया. उसके बाद देखते हैं नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है, नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है. तो नॉन एक जो फोटो सिस्टम सेकेंड है, मैंने उसको इस तरीके से ड्रॉ कर दिया फोटो सिस्टम सेकेंड. और वहां उसके नीचे अपन जो है क्लोरोफिल ए को ड्रॉ किया, क्लोरोफिल बी अपन लिए, कैरोटीन लिए, जेंथोफिल को अपन जो है यहाँ पे ड्रॉ किए. उसके बाद क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल, दिस पिगमेंट इज कॉल्ड एंटीना मॉलिक्यूल. इन पिगमेंट को एंटीना मॉलिक्यूल बोल रहे हो क्योंकि ये मैक्सिमम लाइट को जो है रिसीव करते हैं, रिसीवर की तरह काम करते हैं. जैसे हम लोग के घर में एंटीना जो काम करता है सेम टू सेम क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, जेंथोफिल जो भी यहाँ पे पिगमेंट है ये रिसीवर की तरह काम करता है. इसीलिए अपन बोल रहे हैं एंटीना मॉलिक्यूल. तो एंटीना मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, तो जितना भी लाइट जो है यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से जितना भी सन से लाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है उस लाइट को एंटीना मॉलिक्यूल जो है रिसीव कर रहा है. और इसको अपन जो रिएक्शन सेंटर बोल रहे हो. क्लोरोफिल ए को मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ रिएक्शन सेंटर. तो ये दिस वन इज रिएक्शन सेंटर और रिएक्शन सेंटर है. कल अपन इस डायग्राम को ड्रॉ किए थे तो कोई ऐसा नहीं है. रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को बोल रहे हो और यहाँ से सनलाइट जो है इंसिडेंट हो रहा है, सनलाइट, और सनलाइट इंसिडेंट हो रहा है तो एंटीना मॉलिक्यूल उसको रिसीव कर रहा है. और ये यहाँ पे जो है इंसिडेंट हो रहा है. और सनलाइट किस फॉर्म में इंसिडेंट हो रहा है, तो अपन बोलते हो फोटोन के फॉर्म में. और कितना तो कल अपन डिस्कस किए थे, लास्ट वाले क्लास में डिस्कस किए थे कि 8 फोटोन मॉलिक्यूल चाहिए पिगमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए. तो यहाँ पे भी फोटोन के फॉर्म में फोटोन के फॉर्म में लाइट जो इंसिडेंट हो रहा है और एंटीना मॉलिक्यूल रिसीव कर रहा है. पिगमेंट सिस्टम सेकेंड की खास बात है कि यहाँ पे, और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा जो कि लास्ट वीडियो में अपन जो डिस्कस किए थे कि पिगमेंट सिस्टम सेकेंड कहाँ पे लाई कर रहा है और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट कहाँ पे लाई कर रहा है. तो अपन देखे थे कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है थैलेक वाइट के मेम्ब्रेन पे है लेकिन आउटसाइड में है, जिसको अपन जो है नॉन एप्रेस्ड रीजन बोल रहे थे. और पिगमेंट सिस्टम जो सेकेंड है वो एप्रेस्ड रीजन में थैलेक वाइट जो है उसके इनर साइड में या एप्रेस्ड रीजन में पिगमेंट सिस्टम सेकेंड प्रेजेंट होता है.
तो ये सब चीजें अपन ये डिस्कस कर लिए प्रीवियस लेक्चर में। पिगमेंटेशन सेकेंड में क्या हो रहा है कि एक इंपॉर्टेंट सा फंक्शन हो रहा है, वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, यानी कि वाटर टूट रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर टूट रहा है, यानी कि वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, यानी कि H2O स्प्लिट हो रहा है और दिस स्प्लिट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस और फोटोलाइसिस के लिए कुछ मिनरल जो है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एवन वगैरह रिस्पॉन्सिबल है, क्लोराइड वगैरह है, कुछ बुक में कैल्शियम को भी मेंशन किया है कि कैल्शियम वगैरह है, लेकिन मेन आप याद रखेंगे जो आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो है Mn है वो जो है काफी इंपॉर्टेंट है फोटोलाइसिस में, क्लोराइड वगैरह भी है। और वाटर का यहाँ पे एक मॉलिक्यूल अपन ब्रेक डाउन करा है, तो क्या रिलीज हो रहा है, क्या निकल रहा है, क्या वाटर के ऑक्सीडेशन से क्या जो है हैपेंड हो रहा है, क्या चीजें जो बन रहा है। तो यहाँ पे प्रोटॉन जो है ऐसे फॉर्म हो रहा है और हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का भी फॉर्म हो रहा है और इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहा है, इस तरीके का कंडीशन है। वो डायरेक्ट में यहाँ पे लिख दिया हूं कि वाटर जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है, H प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में जो पार्टिसिपेट करेगा। ये तो बात है। यहाँ पे अपन जो है वाटर का एक मॉलिक्यूल लिए, अगर वाटर का दो मॉलिक्यूल ले रहे, जैसे इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पे क्लियर करके दिखाऊं कि अगर वाटर का दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं इस तरीके से, तो ये फोटोलाइसिस अगर हो रहा है, फोटोलाइसिस हो रहा है, तो इसमें क्या डेवलप होगा, तो अगर दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या डेवलप होगा, तो 4 प्रोटॉन डेवलप होगा और यहाँ पे ऑक्सीजन का हाफ मॉलिक्यूल डेवलप हुआ था, तो इस केस में हाफ मॉलिक्यूल डेवलप नहीं होगा, यहाँ पे अब जो है ऑक्सीजन इस तरीके से डेवलप होगा और कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज होगा। तो जितना भी वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है रिलीज होगा और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है अब एग्जाम में या क्वेश्चन में आपको देखना है कि कितना मॉलिक्यूल लेके चल रहा है, या यहीं से क्वेश्चन बना दिया कि 4 प्रोटॉन रिलीज होता है कि 4 इलेक्ट्रॉन की हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, तो आपको देखना है कि वाटर का कितना मॉलिक्यूल लिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है, अपन एक इलेक्ट्रॉन को लेके दिखा रहे हैं, वही प्रोसेस जो है अगर 4 इलेक्ट्रॉन अपन लेके दिखा रहे हैं तो वही सेम टू सेम प्रोसेस जो है अप्लाई होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल वाटर का लिया जो है ब्रेकडाउन हुआ और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ और ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है और प्रोटॉन रिलीज हो रहा है। ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है, इसी ऑक्सीजन को अपन जो है यूटिलाइज करते हैं। दिस ऑक्सीजन रिलीज इन एटमॉस्फेयर एटीएम में चला जाता है। एटीएम मीन्स एटमॉस्फेयर, ये नहीं कि पैसा निकालने वाला मशीन एटीएम, ऐसा नहीं। ठीक है, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ एटीएम, तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है या लिबरेट आउट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेयर पे इस एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। उसके बाद जो प्रोटॉन यहाँ पे बच गया, ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट कर रहा है और ये जो प्रोसेस है ना वो थैलेकॉइड के ल्यूमेन में हैपेंड हो रहा है, थैलेकॉइड के ल्यूमेन में। और अपन जो है देखेंगे केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में कि कैसे प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है क्रिएट हो रहा है। लेकिन माइंड में रखेंगे कि पिगमेंट सिस्टम सेकेंड या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ पे हो रहा है, तो थैलेकॉइड के ल्यूमेन में हो रहा है। क्लियर कट जो है आपके माइंड में रहना चाहिए और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो दिमाग को थोड़ा खोल के रखेंगे कि हाँ क्या चल रहा है, लेकिन दिमाग को बंद कर लिया फिर जो है समझ में ही नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या चल रहा है। ऐसा नहीं, बस कूल होके देखेंगे कि हाँ क्या क्या है 1 by 1। ठीक है, और जो भी दिक्कत होगा वो जो है आप जैसे भी वो आप बता सकते हैं। तो प्रोटॉन यहाँ पे जो है जो भी रिलीज हुआ वो थैलेकॉइड के ल्यूमेन में रिलीज हुआ और ये फिर पीएमएम क्रिएट करेगा, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और उस पीएमएम की वजह से एटीपी जो है डेवलप होगा या एटीपी जो है फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा वो केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में अपन जो डिस्कस करेंगे। तो ये तो होगा प्रोटॉन की बात हो गया। ऑक्सीजन का क्या यूज है, एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है जिसको हम लोग ले रहे हैं, ऐसे करके ले रहे हैं। ठीक है, और इसी से
एनवायरनमेंट जो है ऑक्सीजनिक हो गया और पूरा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन ले रहा है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का उसके बाद जो है अपन देख लें कि इलेक्ट्रॉन का यूटिलाइजेशन क्या है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है इस पिगमेंट सिस्टम में जो है आता है, इस पिगमेंट सिस्टम में, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में आता है और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड फिर पिगमेंट सिस्टम सेकेंड फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, क्योंकि फोटोन की वजह से पिगमेंट सिस्टम सेकेंड ग्राउंड स्टेट से एक्साइट स्टेट में चला गया और इस इलेक्ट्रॉन को फिर इमिट कर रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन फिर रिलीज होकर के दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो उसको एक दूसरा इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन जो रिसीव कर रहा है, तो उसको बोलते हो PHE या PHEO, कई जगह लिखा है। PHE से भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और PHE का फुल फॉर्म अपन बोलेंगे थियोफाइटीन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, थोड़ा छोटा है लेकिन यहाँ पे अपन लिख रहे हैं PHE को थियोफाइटीन, PHEO PYTIN, थियोफाइटीन, थियोफाइटीन लिख रहे हैं। PHE थियोफाइटीन एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है। उसके बाद थियोफाइटीन ने अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा, तो उस इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव कर रहा है, तो वो तो प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन PQ जो है एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, PQ प्लास्टोक्यूनोन। और प्लास्टोक्यूनोन जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या उसको जो है कैप्चर करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो आप अपन जो है समझ पा रहे हैं कि अगर कोई सबस्ट्रेट है इससे इलेक्ट्रॉन जो है ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है इससे अटैच हो रहा है या इलेक्ट्रॉन इससे बाइंड अप हो रहा है, तो ये जो भी सब्सटेंस है ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, रिड्यूस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक कंडीशन यहाँ पे बनता है कि Q है PQ इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके, इलेक्ट्रॉन अगर PQ रिसीव कर रहा है तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PQ, तो अपन बोलो PQS2 में कन्वर्ट हो रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन फिर रिलीज हो जा रहा है इससे, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से रिलीज हो जा रहा है, तो फिर किसमें PQS2 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, PQ में कन्वर्ट हो रहा है। तो PQ इलेक्ट्रॉन को लेकर के रिड्यूस फॉर्म में PQS2 में कन्वर्ट हो रहा है, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फिर PQ में कन्वर्ट हो रहा है। तो PQS2 में कन्वर्ट होता है, फिर PQS2 से इलेक्ट्रॉन भी निकल जाता है, प्रोटॉन भी रिलीज हो जाता है, तो फिर PQS2 PQ में कन्वर्ट हो जाता है। ये साइकिल बार बार चलता रहता है, तो इसको Q साइकिल भी अपन बोल रहे हो। ये Q साइकिल आप पे नहीं है, आपके लेवल पे नहीं है, ये नहीं पूछता है Q साइकिल क्या है, लेकिन ये माइंड में रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन अगर PQ से अटैच हो रहा है तो कोई भी मतलब सब्सटेंस है, PQ है या कोई भी सब्सटेंस है, तो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो यहाँ पे PQ इलेक्ट्रॉन को लिया और रिलीज हो गया। PQ ने अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिलीज किया और इस इलेक्ट्रॉन को कौन जो रिसीव किया, तो साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F ने PQ के इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया और फिर साइटोक्रोम B6F इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। इस इलेक्ट्रॉन को कौन जो है रिसीव कर लिया, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज रिसीव बाय प्लास्टोसाइनिन। PC एक जो है इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है, इसको अपन बोलो प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन लिख रहे हैं। और प्लास्टोसाइनिन ने इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया और फिर प्लास्टोसाइनिन इलेक्ट्रॉन को पिगमेंट सिस्टम को दे देता है। किस पिगमेंट सिस्टम को, फर्स्ट को, यानी कि पिगमेंट सिस्टम सेकेंड का जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है वो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में नहीं है, कहां पे चला गया, फर्स्ट में चला गया। अगर पिगमेंट सिस्टम सेकेंड का इलेक्ट्रॉन इसी में घूम करके आ जाता तो अपन बोलते हो साइक्लिक बोल देते इसको भी, लेकिन ऐसा नहीं होता। पिगमेंट सिस्टम सेकेंड का इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में नहीं आता है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में चला जाता है, इसीलिए इसको बोलते हो नॉन साइक्लिक। एक तो एक क्लियर हो गया कि नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसी पिगमेंट सिस्टम में नहीं आके पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में चला जाता है, सो इट्स कॉल्ड नॉन साइक्लिक। ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद एक चीज यहाँ से और एक अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन बन रहा है और एक पूछ रहा है कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और पिगमेंट सिस्टम सेकेंड नॉन साइक्लिक कैसे, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड को कौन सा
पिगमेंट जो है जोड़ रहा है। तो आप देख रहे हो कि पिगमेंट सिस्टम सेकेंड और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को आपस में कनेक्शन या ज्वाइनिंग का काम करने का कौन काम कर रहा है, ज्वाइनिंग करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अपन बोलते हो साइटोक्रोम B6 है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, कि दोनों को ज्वाइन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अपन बोल रहे हो साइटोक्रोम B6 है। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोनों पिगमेंट आपस में ज्वाइन हो गए, ठीक है। अभी हम जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे देख रहे हैं, तो पिगमेंट सेकेंड का इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पहुंच गया, तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में पहुंच गया। फिर यहाँ से भी पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में पहुंचने के बाद पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट भी इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है, और इस इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, तो बोलते हो फेराडॉक्सी, FD, जो कि अपन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में लास्ट क्लास में अपन जो डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, कि फेराडॉक्सी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन होता है। तो इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सी ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, और फिर फेराडॉक्सी इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके क्या करता है, तो एक चीज यहाँ पे समझने वाला है कि पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के साइड में ही NADP प्लस ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि NADP प्लस किस साइड में प्रेजेंट रहता है, तो माइंड में रखेंगे कि NADP प्लस किस साइड में है, तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के साइड में ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो उसको कौन रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन जाके उसको रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो NADP प्लस ऑक्सीडाइज फॉर्म में किस साइड में प्रेजेंट है, तो बोलते हो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट के साइड में प्रेजेंट है। हाँ, NADP प्लस को रिड्यूस करने का काम यही इलेक्ट्रॉन करता है। जब FD इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को किस फॉर्म में रिड्यूस कर देता है, NADPH में रिड्यूस कर देता है, और NADPH रिड्यूस फॉर्म है, और NADPH एक तरीके का एसिमिलेटरी पावर है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, और NADPH क्या है, एसिमिलेटरी पावर है, जैसे ATP की तरीके से। और ये बाद में ETS वगैरह में जाके कहाँ जाएगा, तो अपन बोलते हैं ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाके क्या डेवलप कर देगा, ETS में जाके क्या डेवलप कर देगा, तो अपन बोल रहे हो ATP एनर्जी जो है डेवलप कर देगा, ये भी NADPH जो एनर्जी डेवलप कर देगा। तो अपन अगर क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि NADPH कौन डेवलप किया, किसके वजह से डेवलप हुआ, तो इसी का तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है ना, सेकेंड का इलेक्ट्रॉन मूव करके फर्स्ट के थ्रू जो है जा रहा है, और NADPH जो है फॉर्म हो रहा है। तो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड की वजह से NADPH डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है NADPH जो है कैसे फॉर्म, आप जो है समझ पा रहे हो, और NADPH एक रिड्यूस फॉर्म है। एक चीज और, जो फेराडॉक्सी ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, जो फेराडॉक्सी ने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को डायरेक्टली NADP प्लस एक्सेप्ट नहीं करता है, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, और उस एंजाइम का नाम बोल रहा हूँ FNR। नॉर्मल सा है, एनसीईआरटी में भी दिया है FNR, ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया FNR क्या है, तो सिंपल सा है। तो जो प्रोटीन लगा है उसी तरीके से नाम बोल रहे हो, ठीक है। तो सेट कर लेंगे, FD मींस फेराडॉक्सी, तो इसको F को क्या बोल रहे हो, फेराडॉक्सी, और N को बोल रहे हो NADP बोल रहे हो, और R को क्या बोल रहे हो, रिडक्टेज। तो पूरा नाम क्या होगा, फेराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज। तो मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ FNR का, FNR, और FNR का फुल फॉर्म लिख दे रहे हैं फेराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज। तो ये आप याद रखना है, एनसीईआरटी का लाइन है, तो कई बार से क्वेश्चन नहीं बनाया FNR पे, तो पूछ सकता है, सिंपल सा एक एंजाइम है फेराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज, और FNR आप याद रखेंगे। और इसी एंजाइम के प्रेजेंस में ऑक्सीजन जो बाइंड अप होता है NADP प्लस से, और फिर NADPH में जो है कन्वर्ट होता है। हाँ, प्रोटॉन कहाँ से है, तो ये साइड जो स्ट्रोमा का साइड है, और यहाँ स्ट्रोमा में खूब सारे जो प्रोटॉन है, तो स्ट्रोमा का प्रोटॉन जो बाइंड अप हो रहा है, और इस तरीके से जो है इस तरीके से NADPH जो है डेवलप हो गया है, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया नॉन साइक्लिक
और फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक तो समझ में आ रहा है। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे देखो सनलाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे एटीपी डेवलप हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में एटीपी डेवलप हो रहा है, इसीलिए अपन बोलो फोटोफॉस्फोराइलेशन। और कलेक्टिवली अपन एक साथ बोलेंगे तो बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसी में नहीं आके इस पिगमेंट सिस्टम से जो रिसीव हो रहा है तो बोलते नॉन साइक्लिक, एटीपी फॉर्म हो रहा है तो बोलते नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो ये कंडीशन जो है समझ में आ गया कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है और क्या क्या डेवलप हो रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। तो एक बार और जो है अपन देख लेते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या डेवलप हो रहा है। तो सबसे पहले वाटर का फोटोलाइसिस हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया सबको। उसके वजह से क्या क्या रिलीज हो रहा है? तो अपन बोल रहे हैं प्रोटॉन रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। और इन लोगों का काम क्या है ये अपन समझ गए। फोटोलाइसिस में मिनरल यूज हो रहा है, एमएन यूज हो रहा है, क्लोरीन वगैरह यूज हो रहा है। और अगर वाटर का एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा, ये आपके सामने है। और फिर इलेक्ट्रॉन जो पिगमेंट सिस्टम सेकंड में आ रहा है PHE फ्यूफाइटिन से रिसीव हो रहा है, फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, PQ इसको रिसीव कर रहा है, PQ अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो साइटोक्रोम B6F जो है इसको एक्सेप्ट कर रहा है, और साइटोक्रोम B6F अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो PC उस इलेक्ट्रॉन को जो है रिसीव कर रहा है, और PC फिर इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके इस सिस्टम को दे दे रहा है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो हिट हो रहा है और उसको FD जो है रिसीव कर रहा है। FD जैसे इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, FNR के प्रेजेंस में NADP प्लस इलेक्ट्रॉन रिसीव होकर के और NADP प्लस को रिड्यूस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, NADPH में कन्वर्ट करता है। NADPH लेटर ऑन ATS में पार्टिसिपेट करता है और फिर वहां पे ATP जो है बन के आता है। और जो भी ATP या NADP NADPH वगैरह फॉर्म हुआ लाइट रिएक्शन में, वो कहाँ सब के सब कहाँ पे यूटिलाइज होंगे? तो अपन बोल रहे हो डार्क रिएक्शन में सब के सब यूटिलाइज होंगे, यानी कि डार्क रिएक्शन में जहाँ पे रियल में खाना बनेगा। क्या यहाँ पे खाना बना? तो यहाँ पे कोई खाना वगैरह नहीं बना, अभी सब प्लांट जो भूखे हैं, यानी कि लाइट रिएक्शन में प्लांट जो भूखा है। और कहाँ पे अपने लिए खाना बनाएगा प्लांट? तो बोलेंगे डार्क रिएक्शन में, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा और प्लांट जो है अपने लिए खाना बनाएगा। तो इसके बाद जो अपन डार्क रिएक्शन को ही फोकस करेंगे, इसके बाद का वही टॉपिक है। तो जो भी एटीपी या NADPH जो सिमिलरिटी पावर है जो भी डेवलप हुआ है वो कहाँ पे यूटिलाइज होगा? तो बोलेंगे डार्क रिएक्शन यूटिलाइज होगा। डार्क रिएक्शन में कोई सा भी NADPH या ATP जो है फॉर्म नहीं होगा, तो इसको क्लियर रखेंगे। ठीक है, तो ये ओवरऑल हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है या क्वेश्चन करके आप जो है देखेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना। तो डायग्राम ड्रॉ करने से ये अपन जो रियलाइज कर पा रहे हैं कि इस डायग्राम का जो भी स्ट्रक्चर बन रहा है वो जेड लाइक बन रहा है। अगर जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जैसे इस तरीके से जेड लाइक बन रहा है, ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे जेड स्कीम बोलेंगे, जेड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो दिस वन इज जेड स्कीम। इफ टू पिगमेंट अपीयर इन ए जेड लाइक स्ट्रक्चर सो इट्स कॉल्ड जेड स्कीम। तो इसी को अपन जो है जेड स्कीम बोल रहे हो। अगर दो पिगमेंट आपस में मिलकर जेड लाइक अपीयरेंस दे रहे हैं तो दिस डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड जेड स्कीम। और जेड स्कीम कुछ नहीं है, नॉर्मल सा है, ठीक है। दो पिगमेंट सिस्टम आपस में मिलते हैं तो जेड लाइक जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है तो अपन बोलते हैं जेड स्कीम बोल रहे हो। तो जेड स्कीम से भी क्वेश्चन आया कि जेड स्कीम कब फॉर्म होगा, तो अपन बोलेंगे जेड स्कीम कब फॉर्म होगा जब दो पिगमेंट सिस्टम पार्टिसिपेट करेंगे। यानी कि कहां पे बोल सकते हैं, नॉन साइक्लिक केस में जेड स्कीम फॉर्म होगा कि साइक्लिक के केस में? तो अपन बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के केस में जेड स्कीम डेवलप होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में जेड स्कीम डेवलप नहीं होगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पे ऑपरेट हो रहा है? तो बोलते हैं स्ट्रोमल लेविला पे, ठीक है। और स्ट्रोमल लेविला पे ऑपरेट हो रहा है। और अगर थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर भी बोल रहा है तो अपन बोल सकते हैं कि वहां पे ऑपरेट हो रहा है। लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां पे ऑपरेट हो रहा है? तो अपन बोलते हो ग्रेनल लेविला पे, या जो है थैलेकॉइड का जो भी मेम्ब्रेन है वहां पे, या उसको बोलते ग्रेनल लेविला। तो वहां पे जेड स्कीम फॉर्म हो रहा है या नॉन साइक्लिक
फॉस्फोराइलेशन वहां पे रन हो रहा है, और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे रन हो रहा है, तो अपन बोलते हो स्टोमल लेविला में, और ग्रेनल लेविला पे भी जो है अपन बोल सकते हैं अगर सेपरेटली जो है ऑपरेट हो रहा है तो, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो गया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इंपॉर्टेंट सा टॉपिक था, ठीक है। और इसको फिर अपन जो है मिटा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अपन देख रहे हैं कि कुछ जो वीडिसाइडल है, जो वीड्स है या हर्बिसाइड है, वो कैसे काम करते हैं, कैसे मतलब वीड्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो कुछ केमिकल ऐसे हैं जो वीड्स को रिमूव कर रहे हैं, और वीड्स को कैसे रिमूव करेंगे, तो कुछ हर्बिसाइड ऐसे है ना कि जो इसी पिगमेंट सिस्टम को जो है काम करने नहीं देते हैं, या बोलते हैं आप काम नहीं करो, आगे बीच में बैठ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है उसी को रोक देंगे, ठीक है। NADPH फॉर्म हो रहा है, इसी को जो है रोक देंगे, ठीक है। तो वीडिसाइड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को रोक रहा है, NADPH के फॉर्मेशन को रोक रहा है, इसके वजह से क्या हो रहा है, प्लांट जो है लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं करेगा और फिर मर जाएगा, और उसी केमिकल को वीडिसाइड बोल दो जो वीड्स को रिमूव कर रहा है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे पिगमेंट सिस्टम को वीडिसाइडल जो केमिकल है वो जो है अफेक्ट कर रहे हैं, और कैसे वो जो है काम कर रहे हैं वीडिसाइड। तो कुछ वीडिसाइड का मैं जो है एक दो वीडिसाइड को अपन जो है डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ पे कि कैसे वीड्स जो है काम कर रहे हैं। तो अपन देख पा रहे हैं, मैं शॉर्ट में यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। वीडिसाइडर से क्वेश्चन ऐसे ओपनली नहीं बना कि मतलब कौन सा वीडिसाइड है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में वीडिसाइड के बारे में दे सकता है, और ऑप्शन में या स्टेटमेंट में ऐसे करके पूछ देता है, तो क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन रहता नहीं है लेकिन टफ जो हो जाता है। तो नॉर्मल सा है, आप माइंड में ऐसा कुछ नहीं रखेंगे, अभी आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देख लेते हैं। तो एक वीडिसाइड का मैं नाम लिख रहा हूँ, उसको अपन बोलते हो DCMU बोल रहे हो, DCMU, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म बोल रहे हो, DCMU का फुल फॉर्म क्या होगा, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमेथिल यूरिया, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमेथिल या मिथाइल यूरिया। एक DCMU एक हर्बिसाइड है, डाइक्लोरोफिनाइल डाइमिथाइल यूरिया या डाइमेथिल यूरिया ऐसे बोल सकते हैं, या इसी को अपन बोल दो ड्यूरॉन बोल दो, ड्यूरॉन। गांव में कई मतलब गांव के आदमी को पूछेंगे ना तो ड्यूरॉन मतलब जो है बता पाएगा, क्योंकि वो लोग ज्यादा जो है वीड्स वगैरह को रिमूव करने के लिए वीडिसाइड जो है यूज करते हैं ड्यूरॉन। तो ये गांव वाली बात हो गई, ठीक है। तो डाइक्लोरोफिनाइल डाइमेथिल यूरिया या इसी को ड्यूरॉन बोल दो। अगर इसका केमिकल नेचर अपन देख रहे हैं तो नॉर्मल सा एक बेंजीन का रिंग है, और इस तरीके से बेंजीन का रिंग जो केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे, ठीक है। आयरन में थोड़ा कमी है तो इस तरीके से बेंजीन का रिंग, और यहाँ पे क्लोरीन वगैरह इस तरीके से लगा हुआ, और यहाँ में भी क्लोरीन है, और ये इस तरीके से कंडीशन, और यहाँ पे नाइट्रोजन निकल के आ रहा है, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन लगाना ही पड़ेगा, आप जो है समझ पा रहे हो। यहाँ पे कार्बन ऐसे रख देंगे, कार्बन डबल बॉन्ड को ऐसे बैलेंस करेंगे, और यहाँ पे फिर नाइट्रोजन रखेंगे अपन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इस तरीके से नाइट्रोजन को किससे ज्वाइन करेंगे तो CH3 का वोल्ट वाइज इस तरीके से नाइट्रोजन को ज्वाइन। तो एक डाइक्लोरोफिनाइल डाइमेथिल यूरिया या DCMU का जो है एक स्ट्रक्चर है, और DCMU में क्या है, बेंजीन रिंग है, यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और यहाँ पे कार्बन फिर नाइट्रोजन CH3 का वोल्ट वाइज यहाँ पे DCMU का डायग्राम है। DCMU क्या कर रहा है, कहाँ पे रोक रहा है DCMU, तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दे रहा हूँ कि DCMU किस प्रोसेस को जो है इनहिबिट कर रहा है। तो अगर मैं पिगमेंट सिस्टम यहाँ पे सेकेंड बना रहा हूँ,
पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ पिगमेंट सिस्टम सेकेंड, तो आप समझ पा रहे हो इस दिस वन इज पिगमेंट सिस्टम सेकेंड और P700 बोल रहे हो, सॉरी P680 पहले अपन जो है डिस्कस कर दी। और यहाँ पिगमेंट सिस्टम जो है फर्स्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ P फर्स्ट और इसको क्या बोल रहे हो P700 बोल रहे हो, ठीक है, इस तरीके से कंडीशन है। और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव हो रहा है, यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है, मैं इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को दिखा दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में। और यहाँ पे रिसीव हो रहा है इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में, अभी देख रहे हैं आप इस वाले नॉन साइक्लिक। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर रहा है कौन, तो अपन बोलो DCMU ब्लॉक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक कर रहा है। और इस ये इलेक्ट्रॉन जो इस सिस्टम में नहीं आ रहा, पूरा का पूरा सिस्टम ही जो है वर्क नहीं कर पाएगा। और फिर जितनी एनर्जी जो है डेवलप होनी है वो प्लांट को उतनी एनर्जी मिल नहीं पाएगा, प्लांट जो डिस्ट्रॉय होगा और वो प्लांट क्या होगा, वेट्स होगा। तो आप समझ पा रहे हो डीसीएमयू का काम फंक्शन है, तो नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को रोक रहा है। ये तो एक क्लियर हो गया। उसके बाद एक दूसरा जो वीडिसाइड का मैं नाम बोल रहा हूँ उसको बोलते पैराक्वेट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा वीडिसाइड को लिख रहा हूँ पैराक्वेट। पैराक्वेट भी नॉर्मल सा है। यहाँ पे पैराक्वेट को अगर जो है हम देख रहे हैं कि पैराक्वेट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, तो इस तरीके का। और कहाँ पे जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, किस प्रोसेस को इनिबिट कर रहा है, ठीक है, पैराक्वेट। तो पैराक्वेट में नॉर्मल सा है, बेंजीन को ऐसे वो लेटा के बनाएंगे, लेटरल फॉर्म है बेंजीन को, ठीक है, जो इस तरीके का है। बेंजीन रिंग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे अपन, दिस वन इज बेंजीन। और एक बेंजीन जो रिंग है ना वो दूसरे बेंजीन रिंग से अटैच है, तो एक प्यारा सा डायग्राम है, ठीक है, बेंजीन के साथ। और इस तरीके का डायग्राम बन के आएगा। दिस वन इज बेंजीन का बेंजीन रिंग एंड हियर नाइट्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है और किससे जुड़ा है, तो CH3 से। और ये बॉन्ड वगैरह थोड़ा अपन जो है इसको सही से अरेंज करेंगे, इस तरीके से बॉन्ड। और यहाँ पे भी ये जो है बॉन्डिंग इस तरीके से है, इसको अरेंज करेंगे। और यहाँ पे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन प्लस के फॉर्म में थोड़ा सा बैलेंस करेंगे। और फिर नाइट्रोजन से क्या जुड़ा है, CH3 जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे क्या लगा हुआ, तो अपन बोलो क्लोरीन, दिस वन इज क्लोरीन। और क्लोरीन यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, तो क्लोरीन लगाएंगे। तो ये पैराक्वेट का जो स्ट्रक्चर है, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा, पूछेगा नहीं, केवल पैराक्वेट को याद रखना, डीसीएमयू को याद रखना, ठीक है। एक बार केवल जो है जाके देखना कि डीसीएमयू कहाँ पे काम कर रहा है, तो यहाँ पे डीसीएमयू काम, पैराक्वेट के बारे में देख रहे हैं कहाँ पे काम कर रहा है। तो पैराक्वेट इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट को रोकता है, तो कहाँ पे रोकेगा, तो पैराक्वेट इस तरीके से यहाँ पे काम करेगा। जैसे इसी डायग्राम में मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। डीसीएमयू को हटा के पैराक्वेट को अपन जो यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, तो आप जो समझ पा रहे हो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है मूव किया और फिर इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में आ जाता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है, इस इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव कर रहा था, तो अपन बोलते हो FD रिसीव कर रहा था। ये यहाँ पे देख रहे हो आप, यही प्रोसेस चल रहा है। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है FD रिसीव कर रहा है, और FD से फिर एंजाइम के प्रेजेंस में FNR, जो यहाँ पे लिखा है FNR के प्रेजेंस में NADP प्लस किस फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है, तो अपन बोलो NADPH के फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे प्लस H प्लस अपन बना रहे हैं, तो इस फॉर्म में रिड्यूस हो रहा है। इसी पैराक्वेट यहाँ पे जो है यहाँ पे फंक्शन लेता है और इसके ट्रांसपोर्टेशन को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पैराक्वेट अपना एक्शन लेता है, पैराक्वेट
तो आप समझ पा रहे हैं पैराक्वाइट कहाँ पे एक्शन ले रहा है, एफडी के पे एक्शन ले रहा है और फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा तो NADPH डेवलप नहीं हो रहा। तो पैराक्वाइट और DCM का फुल फॉर्म याद रखना और कहाँ पे फंक्शन कर रहा है वो आप याद रखेंगे, ठीक है। बहुत अच्छा सा इंटरेस्टिंग है कि वीड्स को अगर जो है अपन रिमूव करना चाहते हैं तो वीडिसाइडल डालते हैं और वीडिसाइडल की वजह से वीड जो है क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं और फार्मर को जो है काफी बेनिफिट होता है। तो ये फार्मर के लिए था, ठीक है, लेकिन आप जो है उसको समझ के रखेंगे कि कैसे यहाँ से क्वेश्चन निकालना। तो ये हो गया नॉन साइक्लिक की कुछ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया और थोड़ा सा कुछ एप्लीकेशन था अगली साइड का, ठीक है। तो ओवरऑल ये कंप्लीट हुआ और उसके बाद एक दूसरा टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे अपन, ठीक है, और उसको अपन बोलते हैं केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। Good morning, and we continue the lecture, and the lecture name is chemiosmotic hypothesis। और chemiosmotic hypothesis को अपन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, chemiosmotic hypothesis। और मैं डायग्राम जो है ड्रॉ कर दिया हूँ ताकि टाइम बच जाए। chemiosmotic hypothesis में अपन देख रहे हैं कि केमिकल मीन्स क्या, केमिकल, ऑस्मोटिक का मीन्स क्या, कंसंट्रेशन, ठीक है। तो एक कंसंट्रेशन से रिलेटेड, और किसका कंसंट्रेशन, जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से रिलेटेड एक हाइपोथेसिस जो है दिया गया, पीटर माइकल ने दिया। और वो पीटर माइकल ने इस हाइपोथेसिस से बताने की कोशिश किया कि कैसे एटीपी जो है कंसंट्रेशन की वजह से डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए इसको बोल दो केमी मीन्स केमिकल। केमिकल किस फॉर्म में, मतलब प्रोटॉन हाइड्रोजन आयन के फॉर्म में, और ऑस्मोटिक मीन्स कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है, प्रोटॉन का। और हाइपोथेसिस तो नॉर्मल सा हाइपोथेसिस होता है, वो मतलब कैसे जो एटीपी डेवलप हो रहा है उस हाइपोथेसिस को जो है प्रपोज किया पीटर माइकल ने। और इसके लिए इसको जो है नोबेल प्राइज मिला पीटर माइकल के, वो नोबेल प्राइज मिला। इसीलिए पीटर माइकल का जो भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है वो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। नॉर्मल सी चीजें पीटर माइकल ने दिया है इसलिए इसको नोबेल प्राइज मिला। और उसके बाद कुछ मैं और भी पॉइंट में मेंशन किया हूँ। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों जगह जो रिपोर्ट होता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। मैं केवल एक क्लोरोप्लास्ट के केस में यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट का केस, और अभी लेटर ऑन जो है मैं माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम बना के भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस को अपन जो है कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो एक मैं नॉर्मल सा थाइलेकॉइड का डायग्राम बनाया और एक थाइलेकॉइड का मेम्ब्रेन है, थाइलेकॉइड का डायग्राम, थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन यहाँ पे अपन जो मेंशन करेंगे थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। और उसके बाद और दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, दिस हाइपोथेसिस एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। ये हाइपोथेसिस किसको एक्सप्लेन करता है, कैसे एटीपी फॉर्म हो रहा है। इन दिस हाइपोथेसिस 3 प्रोसेस टेक्स प्लेस। इस हाइपोथेसिस में जो पीटर माइकल ने बोला कि 3 स्टेप में 3 स्टेप यहाँ पे जो रिपोर्ट होता है और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में उसके वजह से एटीपी डेवलप होता है। तो 3 स्टेप कौन कौन सा है, तो नॉर्मल सा स्टेप है पहला, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का ब्रेकडाउन। वाटर का ब्रेकडाउन होगा तो प्रीवियस लेक्चर में अपन देखे थे वाटर का ब्रेकडाउन होता है तो क्या क्या रिलीज होता है, तो अपन बोले ऑक्सीजन रिलीज होता है, अपन बोले इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, अपन बोले प्रोटॉन रिलीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन जो मेंशन किए फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और कहाँ पे होता है किस पिगमेंट सिस्टम में, तो अपन बोलते हैं पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में वाटर का फोटोलाइसिस होता है या वाटर का स्प्लिटिंग होता है। तो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड में अपन जो वाटर दिखाएं तो क्या होगा, तो 3 स्टेप है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम लिखे हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, आप भी उसको मेंशन करना, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर का ब्रेकडाउन, ठीक है। उसके बाद वाटर के टूटने की वजह से क्या क्या होगा वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या आता है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जिसको बोलो या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह। और लास्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ NADPH, कैसे NADPH जो फॉर्म हो रहा है।
तो ऑलमोस्ट कुछ चीजें जो है आप जो समझ पा रहे हो और कुछ चीजों को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ये थैलेकोइड का मेम्ब्रेन है जो अपन जो है ब्लू कलर से बना थैलेकोइड का मेम्ब्रेन, और थैलेकोइड के मेम्ब्रेन का जो आउटर साइड है, ये जो आउटर सराउंडिंग है, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, स्ट्रोमा। क्या बोल रहे हो, स्ट्रोमा, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा है और ये थैलेकोइड का मेम्ब्रेन है। थैलेकोइड के इस जगह को क्या बोल रहे हो, जो खाली जगह है, तो अपन बोलते हैं ल्यूमेन। ल्यूमेन का मीन्स होता है मतलब जो स्पेस, तो इसको अपन जो है ल्यूमेन बोल रहे हो, ठीक है। तो ल्यूमेन यहाँ पे अपन जो मेंशन किए, और थैलेकोइड मेम्ब्रेन का आउटसाइड में जो भी पार्ट है उसको स्ट्रोमा बोल रहे हो, जहाँ पे डार्क रीजन होगा। तो स्ट्रोमा को अपन जो डिस्कस करेंगे डार्क रीजन। अब देखते हैं तो पिग्मेंटेशन सेकेंड में क्या हो रहा है, वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो हाइड्रोजन जो है, प्रोटॉन जो है रिलीज हो रहा है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल डेवलप हो रहा है, अपन जो है देखें, और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन जो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड से होके आगे की ओर मूव कर रहा है। दिस इलेक्ट्रॉन गोज टुवर्ड्स पिगमेंट सिस्टम सेकेंड एंड मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैरियर प्रोटीन। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पिगमेंट सिस्टम सेकेंड पे आया और सेकेंड से मूव करके इलेक्ट्रॉन दूसरे कैरियर प्रोटीन से रिसीव हो रहा है, और इस कैरियर प्रोटीन को यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन को मेंशन करता हूँ। इस कैरियर प्रोटीन को अपन बोलो पीक्यू, प्लास्टोक्विनोन बोलो, पीक्यू अपन बोलो यहाँ पे। और पीक्यू यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि पीक्यू इट इज ए प्रोटॉन कैरियर। इंपॉर्टेंट सा यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन कैरियर से ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, वो किससे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, प्रोटॉन कैरियर से। ये स्टैटिक लाइन है और क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो भी ट्रांसफर हो रहा है इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कैरियर से ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे पीक्यू लगा है, तो पीक्यू को बोलो प्रोटॉन कैरियर। क्या बोल रहे हो, प्रोटॉन कैरियर, ठीक है। और जो पीक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो मतलब जो हर जगह पे है, पूरे मेम्ब्रेन के ऊपर है पीक्यू का डिस्ट्रीब्यूशन। तो पीक्यू एक प्रोटॉन कैरियर है जो इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर रहा है, और फिर पीक्यू से जो है इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव किया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, प्रोटॉन जो स्ट्रोमा से पंप होके ल्यूमेन में चला। जैसे यहाँ पे देख रहे प्रोटॉन स्ट्रोमा में है, और जैसे पीक्यू से इलेक्ट्रॉन जो मूव किया तो PqS2 बना, और फिर जो है PqS2 से प्रोटॉन जो है ल्यूमेन में चला आता है, ठीक है। तो ल्यूमेन में प्रोटॉन आ गया, कहां से आया प्रोटॉन, ल्यूमेन में, तो अपन बोल रहे स्ट्रोमा में, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है कि प्रोटॉन कहां से जो है ट्रांसपोर्ट होके आया, तो अपन बोल रहे स्ट्रोमा से अंदर की ओर आया, ल्यूमेन में आया। अगर मान लो कि प्रोटॉन स्ट्रोमा से ल्यूमेन में आया प्रोटॉन, तो अपन देख रहे हैं कि पीएच का कंडीशन क्या होगा। ये भी क्वेश्चन है, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है कि पीएच का कंडीशन क्या होगा। तो अपन देख रहे हैं कि स्ट्रोमा से प्रोटॉन अंदर आया, तो प्रोटॉन स्ट्रोमा में कम हो गया, तो पीएच क्या हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे, तो पीएच क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। पीएच क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी कि यहाँ पे एसिडिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ल्यूमेन में प्रोटॉन कई सारे आ रहे, स्ट्रोमा से बार बार आ ही रहा है, और यहाँ पे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का भी प्रोटॉन जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो कई सारे यहाँ पे प्रोटॉन जो है देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे, और कई सारे प्रोटॉन स्ट्रोमा से भी रिलीज हो रहे हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से भी रिलीज हो रहा है कई सारे प्रोटॉन। तो कई सारे प्रोटॉन आ गए, अगर प्रोटॉन आ गए तो प्रोटॉन का कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज्यादा। अगर कहीं पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा तो एसिडिक कंडीशन या बेसिक कंडीशन, तो अपन बोल रहे एसिडिक कंडीशन, यानी कि पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ल्यूमेन का पीएच कम, स्ट्रोमा का पीएच क्या ज्यादा, क्योंकि स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयन क्या है, कम है, तो पीएच क्या होगा, ज्यादा, और ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन क्या है, ज्यादा है, तो पीएच क्या होगा, कम होगा। तो इसको आप जो माइंड रखेंगे, कहाँ का पीएच जो है एसिडिक नेचर का है, कहाँ का बेसिक नेचर का है, और क्यों ऐसा हो रहा है आप जो समझ पा रहे हो कि स्ट्रोमा से जो प्रोटॉन जो कम हो गए ल्यूमेन में आ रहा है, तो पीएच क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो बढ़ रहा है, और स्ट्रोमा का पीएच क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया कैसे जो है प्रोटॉन जो कम हो गए ल्यूमेन में। उसके बाद
PQ जैसे अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव कर लिया, तो साइटोक्रोम B6F, ठीक है। दिस इलेक्ट्रॉन रिसीव बाय साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F ने इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया। फिर साइटोक्रोम B6F ने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, विड्रॉल किया, छोड़ दिया, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज रिसीव बाय PC, प्लास्टोसाइक्लिक। इसको अपन जो है अभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में लास्ट वाले लेक्चर में अपन डिस्कस किए थे कि कैसे जो है मूव हो रहा है, ठीक है। तो साइटोक्रोम B6F भी एक इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन है। अब यहाँ से सब के सब इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन, और प्रोटॉन कैरियर कौन सा था, PQ। तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब PQ से इलेक्ट्रॉन जो रिसीव होता है तो PQ क्या है, तो अपन बोलते हैं प्रोटॉन कैरियर है, और फिर बाकी सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है। साइटोक्रोम B6F का भी डिस्ट्रीब्यूशन मेम्ब्रेन के ऊपर रहता है, और उसके बाद जो ये साइटोक्रोम B6F अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है, तो प्लास्टोसाइनिन रिसीव किया। प्लास्टोसाइनिन जब अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है तो इसको उसका इलेक्ट्रॉन किस में इंटर करता है, किसके थ्रू, तो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में आ जाता है, और पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट को अपन 700 बोल रहे, ठीक है। पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट में आया, और उसके बाद कौन रिसीव किया जाता है, FD, और FD फिर FNR के प्रेजेंस में, FNR यानी कि फेराडॉक्सिन NADPH रिडक्टेज जो एंजाइम है उसके प्रेजेंस में, FNR के प्रेजेंस में क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिसीव किया NADP+ से, और NADP+ किस में कन्वर्ट हो गया, रिड्यूस फॉर्म में NADPH में जो है कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों प्रोसेस अपन देख लिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देख लिए, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट देख लिए। जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, प्रोटॉन पंप होके जो है बाहर से अंदर की ओर आता है, यानी कि स्टोमा से ल्यूमेन में आता है। एक क्लियर कट जो है आपके माइंड में होना चाहिए कि जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी जो है ट्रांसफर होगा तो प्रोटॉन तुरंत जो है पंप होके बाहर से अंदर की ओर आएगा, यानी कि स्टोमा से ल्यूमेन में आएगा, ठीक है। तो ये माइंड में रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट देख लिए, और कैसे NADPH जो है फॉर्म हो रहा है उसको अपन देख लिए। तो ये तीन प्रोसेस जो है सेटिस्फाई हो रहा है कि तीन प्रोसेस कैसे केमी ऑस्मोटिक हाइड्रोलाइसिस को फॉलो कर रहा है। अब इसके बाद देखना है कि जो भी प्रोटॉन जो पंप होके स्टोमा से ल्यूमेन में आ रहा है, तो क्या कर रहा है, स्टोमा से ल्यूमेन में आ रहा है, तो यहाँ पे जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है, यहाँ पे ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। ग्रेडियंट का मीन्स क्या, मतलब वेरिएबल कंसंट्रेशन। आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्रोटॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे क्या एक ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा, इससे कंपेयर स्टोमा में प्रोटॉन कम, तो क्या हो गया, यहाँ पे एक तरीके का ग्रेडियंट जो है क्रिएट हो गया, ठीक है। ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे सब के सब प्रोटॉन मिलके एक फोर्स क्रिएट करते हैं। दिस फोर्स इज कॉल्ड PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ठीक है। दिस प्रोटॉन क्रिएट अ फोर्स कॉल्ड PMF, प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट करते हैं, और दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है। तो सब के सब प्रोटॉन मिलकर एक फोर्स क्रिएट करते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। यहाँ पे प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट हो गया, और प्रोटॉन मोटिव फोर्स क्रिएट होने के बाद प्रोटॉन फिर ल्यूमेन से स्टोमा की ओर जो मूव कर जाते हैं। ल्यूमेन से इतना तेज प्रेशर लगता है कि प्रोटॉन फिर ल्यूमेन से स्टोमा में चला आता है प्रोटॉन, और जैसे प्रोटॉन ल्यूमेन से स्टोमा में मूव करता है तो किसके थ्रू मूव कर रहा है, तो एक और जो है यहाँ पे मेम्ब्रेन पे एक और प्रोटीन का मॉलिक्यूल लगा हुआ है जो जिसका कुछ पार्ट जो एंजाइमेटिक नेचर का है, ठीक है। और उसमें दो पार्ट होते हैं, और इस पूरे पार्ट को अपन को तो ATP सिंथेज बोल रहे हो, ठीक है। और इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को FO बोल रहे हो, एक पार्ट को जो हेड पार्ट है उसको F1 बोल रहे हो। क्लोरोप्लास्ट के केस को अपन डिस्कस करें, इसलिए वो C लगा दिया, तो CFO क्लोरोप्लास्ट FO और CF1 क्लोरोप्लास्ट F1, ठीक है। तो ये FO पार्ट है, CFO पार्ट है, CF1 पार्ट है, और इसी CF1 पार्ट में एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी एंजाइम यहाँ पे काम कर रहा है, ATP सिंथेज। ATP सिंथेज के प्रेजेंस में जैसे प्रोटॉन यहाँ पे मूव कर गया है, स्टोमा में ADP प्रेजेंस रहता है, और प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से
जो प्रोटॉन जो मूव कर रहा है उससे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन एडीपी और पीआई को बाइंड करने में यूटिलाइज कर दिया जाता है। और जैसे एडीपी पीआई जो बाइंड अप होगा क्या डेवलप होगा तो अपन बोलो एटीपी फॉर्म। तो एटीपी क्या है, एक एसिमेट्रिक पावर एक एनर्जी है और जो यहाँ पे डेवलप हो रहा है यानी कि केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में डेवलप। ये केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है और काफी इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल सा है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। आप देख रहे हो कि प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ पे बढ़ रहा है, फिर पीएमएफ जनरेट हो रहा है और पीएमएफ की वजह से एटीपी फॉर्म हो रहा है, यानी कि प्रोटॉन का यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। इसीलिए अपन बोलो प्रोटॉन का केमिकल है और कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो अपन बोलते हैं ऑस्मोटिक। तो केमी ऑस्मोटिक और हाइपोथेसिस तो नॉर्मल होता है, ठीक है, एक थॉट होता है। तो इस वजह से प्रोटॉन जो है यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा है और प्रोटॉन यहाँ पे मूव करके आ रहा है, यहाँ पे स्ट्रोमा में मूव करके आ रहा है, ठीक है। उसी टाइप पे एटीपी जो है फॉर्म हो रहा है, यानी कि जहां से प्रोटॉन आया था मूव करके वहीं पे फिर प्रोटॉन जो है मतलब स्ट्रोमा से आया था एक एबी पार्ट पूरा पार्ट जो स्ट्रोमा का है, सराउंडिंग का जो भी पार्ट है स्ट्रोमा का, तो स्ट्रोमा से मूव करके प्रोटॉन आया था फिर स्ट्रोमा में इंटर गया और उसी में एटीपी जो फॉर्म हो गया। दिस इज ऑल अबाउट केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। अब काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी की वजह से इसको जो पीटर माइकल को नोबेल प्राइज मिला था। तो आप इसको समझ के रखेंगे कि क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन सा पार्ट जो है मेन कौन सा पार्ट प्रेजेंट होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि केमियोस्मोटिक में कौन कौन सा मेन जो है पार्ट जो है प्रेजेंट होता है। तो बाकी तो कई सारे पार्ट है, मेन पार्ट को आप याद रखेंगे कौन कौन सा मेन पार्ट है। तो अपन बोल रहे हो पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड और साइटोक्रोम D6 है और इंपॉर्टेंट सा जो पार्ट है उसको बोलो एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस ये इंपॉर्टेंट सा पार्ट है, ठीक है। तो ये इसी को अपन जो है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस बोल रहे हैं। और केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस क्लोरोप्लास्ट में भी है, माइटोकॉन्ड्रिया केस में भी। माइटोकॉन्ड्रिया केस में थोड़ा सा इसको कोरिलेट करा लेंगे कैसे है माइटोकॉन्ड्रिया केस, तो मैं थोड़ा इसको जो है रफ कर रहा हूं और थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो फिर जो है इससे सिंपल तरीके से फिर आपको समझ में नहीं आएगा। कोशिश करेंगे कि आप यहाँ से समझ के फिर ज्यादा से ज्यादा जो है क्वेश्चन आप निकालेंगे। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का केस में देखें, क्लोरोप्लास्ट का केस तो अपन देख लिए, माइटोकॉन्ड्रिया का केस देखें। माइटोकॉन्ड्रिया तो माइटोकॉन्ड्रिया में सिंपल सा माइटोकॉन्ड्रिया में इस तरीके से कंडीशन जो हैपेंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और माइटोकॉन्ड्रिया में अगर रफली अपन सेल में डिस्कस भी किए सेल का जो चैप्टर है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में एक रफ डायग्राम जो है ड्रॉ कर दे रहा हूं। और इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी होता है जो इनर मेम्ब्रेन का फोल्डिंग होता है और दिस वन इज क्रिस्टी। और उसके बाद जो एक आउटर मेम्ब्रेन है, बाहर की आउटर मेम्ब्रेन, ये आप जो समझ पा रहे हो आउटर मेम्ब्रेन। एंड दिस वन इज इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। और इसमें जो है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। एक खाली जगह दो मेम्ब्रेन के बीच में, उसी को बोलते हैं इंटर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड हो जाता है, दिस वन इज क्रिस्टी बोल रहा हूँ। क्रिस्टी पे डस्ट लाइक पार्टिकल प्रेजेंट रहता है। इस तरीके से डस्ट लाइक पार्टिकल को अपन ड्रॉ करेंगे तो इस तरीके से आएगा। यहाँ पे भी यही कंडीशन है, सेम टू सेम जो यहाँ पे बनाया है वही कंडीशन जो है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के केस में बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन है और इस चीज को अपन जो है रेस्पिरेशन में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉलो करता है। इनर माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन ऑलमोस्ट 4 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो कॉम्प्लेक्स 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 2 इनर साइड में प्रेजेंट रहता है, इसलिए यहाँ से प्रोटॉन पंपिंग होता है। और कॉम्प्लेक्स 4 ऑलमोस्ट 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, लेकिन एटीपी सिंथेस को ले लिया जाए तो 5th कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 4th कॉम्प्लेक्स को ही मैं दिखा रहा हूँ।
और इस कॉम्प्लेक्स से होकर प्रोटॉन जो है पंप हो रहा है, तो देखिए यहाँ से प्रोटॉन जो है यहाँ पे पंप हो रहा है और प्रोटॉन यहाँ पे पंप हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन भी मूव करके जा रहा है। इस कॉम्प्लेक्स से भी प्रोटॉन जो है पंप हो गया था, इस कॉम्प्लेक्स से भी प्रोटॉन जो है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में जो है पंप हो गया है। ऐसे खूब सारे जो प्रोटॉन जो है पंप हो गया है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, इसी स्पेस में खूब सारे प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है उसको अपन जो है यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहे। और फिर पूरा का पूरा प्रोटॉन मूव टुवर्ड द क्रिस्टल, हर एक प्रोटॉन क्रिस्टल पे मूव करके आता है, ऑल प्रोटॉन मूव टुवर्ड द क्रिस्टल एंड क्रिएट पीएमएफ। हर एक पूरा का पूरा प्रोटॉन क्रिस्टल पे मूव करके आता है और यहाँ पे भी एक फोर्स क्रिएट हो जाता है, ठीक है, और उस फोर्स को होता है पीएमएफ, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि कई सारे प्रोटॉन मिलकर पीएमएफ जनरेट कर देते हैं, उसी तरीके से सेम टू सेम यहाँ पे प्रोटॉन मूव करके और एक पीएमएफ जनरेट कर देते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ये फोर्स इतना तेज होता है कि यहाँ से फिर जो है प्रोटॉन इनर साइड में मूव करते हैं, और इनर साइड के लिक्विड को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स बोल रहे हो, मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस लिक्विड को क्या बोल रहे थे, तो अपन बोलते हो इस लिक्विड को अपन जो क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड था यहाँ पे, इसको भी अपन जो है मैट्रिक्स ही बोल रहे थे, और यहाँ पे भी जो लिक्विड है उसको अपन जो है मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो मैट्रिक्स में फिर जो प्रोटॉन मूव करेगा, तो एक और मैं यहाँ पे डस्ट पार्टिकल यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, और इस तरीके से ये डस्ट पार्टिकल है, और यहाँ पे भी अपन जो है वही कंडीशन लिखते हैं F0 और दिस वन इज F1। यहाँ पे CF1 CF4 नहीं लिख रहे, क्लोरोप्लास्ट के केस में CF1 CF4 जो है मेंशन करें, यहाँ पे नॉर्मल जो है F4 और F1 लिख रहे हैं। O का मतलब होता है ओलिगोमाइसिन। ये भी क्वेश्चन बार बार बना कि FO में O का मीन्स क्या है, ऑक्सीजन है कि कोई दूसरा सब्सटेंस है, तो ओलिगोमाइसिन एंटीबायोटिक है, तो उसी एंटीबायोटिक की वजह से FO लिख रहे हैं अपन, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे पीएमएफ जनरेट हो जाता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, एंड देन प्रोटॉन मूव्स टुवर्ड द मैट्रिक्स, और जैसे प्रोटॉन मैट्रिक्स में मूव करता है या पंप करके आता है इस प्रोटीन की हेल्प से, F1 के थ्रू जो है प्रोटॉन मूव करके आता है, उसी टाइम पे ADP प्लस PI ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म ATP, और यहाँ पे भी वही एंजाइम काम करता है ATP सिंथेज, और ATP सिंथेज के प्रेजेंस में ADP PI ATP में कन्वर्ट होता रहता है, बार बार जो है एनर्जी डेवलप होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे केमियोस्मोटिक में भी माइटोकॉन्ड्रिया को कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे प्रोटॉन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और इस प्रोटॉन कंसंट्रेशन की वजह से ही एटीपी डेवलप हुआ है। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉलो हो रहा है, और क्लोरोप्लास्ट के केस में भी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस फॉलो हो रहा है। और थोड़ा यहाँ पे जो है डिफरेंस है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के थ्रू जो है प्रोटॉन जो है मूव कर रहा है, और यहाँ पे है कि दूसरे कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे लगे हुए हैं, पिगमेंट सिस्टम सेकेंड लगा हुआ है, और PQ वगैरह है, साइटोक्रोम B6F है, प्लास्टोसाइनिन है, FD वगैरह है, पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट है। तो कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस है, लेकिन हाइपोथेसिस जो है यहाँ पे भी फॉलो होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर आ रहा है कि क्या माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में हाइपोथेसिस फॉलो हो रहा है, तो नो डाउट आप जो है समझ गया हो कि हाँ मतलब दोनों जगह हो रहा है, ठीक है। और इसको थोड़ा एक बार जाके आप जो है और सही से देखेंगे, और कोई डाउट होगा तो डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर